आप पढ़ रहे थे क्या? इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा आपने? इवोल्यूशन क्या है? क्या चीज है इवोल्यूशन? फिटनेस टू एनवायरमेंट, फिटनेस टू एनवायरमेंट। और इवोल्यूशन हमने बताया था एक तरह की अनफोल्डिंग है उस पोटेंशियल की, उस कैपेसिटी की जो किसी जीव में होती है। अनफोल्डिंग होती है उसकी ना, जो चीजें उसके अंदर हैं वो धीरे 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 अनफोल्ड होती हैं। तो अनफोल्डिंग ऑफ कैपेसिटीज, क्षमताओं की अनफोल्डिंग। और क्या है इवोल्यूशन? साइलेंट बताइए, और क्या पढ़ा आपने इवोल्यूशन के बारे में? नहीं पढ़ा हो कुछ? क्या पढ़ आज? हम्म? शब्द बोलिए इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या ग्रेजुअल चेंजेस है आती है, ग्रेजुअल चेंज प्रोसेस है ये। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और क्या चीज है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है क्या? फिक्स है? कोई हम एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दें कि भैया हमें यहाँ तक पहुंचना है, ये ऑब्जेक्ट में प्राप्त करना है, तो क्या होता है? नो फिक्स ऑब्जेक्ट। इवोल्यूशन इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो चीज हो गई दोबारा नहीं, जो एक बार घट गया वो वापस नहीं आए, लौट के नहीं आए। जो खो गया सो हो गया। इसका कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव या फिक्स गोल जो है नहीं हो सकता है इवोल्यूशन का। ये कुछ बातें थी जो इवोल्यूशन इवोल्यूशन के बारे में और क्या बताया था हमने आपको? ये कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स भी बताए थे हमने? निश्चित रूप से बताए थे। क्या भाई, क्या क्या बताया था और इवोल्यूशन के बारे में?
हैं? फीडिंग एंड ब्रीडिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? फीडिंग एंड ब्रीडिंग। और एम क्या है? फिटनेस टू एनवायरमेंट। ये सारी बातें हमने इवोल्यूशन के बारे में कर दी। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो पॉपुलेशन में होता है, ना कि इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल की फिर काम क्या है? इंडिविजुअल का क्या काम क्या रह गया? फिर इंडिविजुअल किस काम के लिए? अगर इवोल्यूशन की यूनिट पॉपुलेशन है, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल? इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का फंक्शन क्या है? वो नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट है। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशंस आ रही हैं इंडिविजुअल एक जनरेशन से अगली जनरेशन में उन्हें ट्रांसफर करने का काम करता है। उन वेरिएशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करने का कार्य करता है? ट्रांसफर करता है वेरिएशंस को इंडिविजुअल। वेरिएशंस फ्रॉम one generation to other generation। ये काम इंडिविजुअल का है। हाँ। ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन क्या बताई थी हमने? नेचुरल सिलेक्शन है। ड्राइविंग क्या कि नेचुरल सिलेक्शन फोर्स करता है इवोल्यूशन, है ना? और नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या बताई थी हमने? नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या है? इंडिविजुअल। और यहाँ पर इंडिविजुअल का वही फंक्शन हमने लिखा है कि जो इंडिविजुअल है उसका भैया मेन काम क्या है? वो ट्रांसफर करता है वेरिएशन को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन क्या है? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन वेरिएशंस है। क्या है? और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन है? म्यूटेशन है। ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना? ये पॉइंट्स उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन को। ये पॉइंट्स बच्चों आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने लिखाए भी थे शायद ये पॉइंट, है ना? जब भी हम पूछें तो ये पिन पॉइंट होने चाहिए। तो मैंने कहा जैसे वेरिएशन को हम पॉपुलेशन में देख सकते हैं। पॉपुलेशन एक जनरेशन टू अदर जनरेशन टू अदर जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वेरिएशन ट्रांसफर हो रही है। और एक व्यक्ति उच्च श्रेणी के प्राणी में इवोल्व होते हुए इवोल्यूशन को नहीं देख सकते। हाँ, उन्हें तो देख सकता है जिनका लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, कई जनरेशन उनके सामने से गुजर जाए तो हम उन्हें देख ले। ये बात भी हमने आपसे डिस्कस की थी। चूंकि हम इन्हें देख नहीं सकते लेकिन इन्हें महसूस कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें जान सकते हैं उन एविडेंस के माध्यम से जो कालांतर में जीवों में घटित हुई और पाई जाती है। वो एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स हो, चाहे वो ऑर्गन्स होमोलोगस हो, चाहे वो एनालोगस हो, चाहे वो वेस्टिजियल हो, चाहे वो एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है? बताई थी ना हमने एटाविज्म। व्हाट इज एटाविज्म? बताई थी हम।
कौन बताएगा एटाविस क्या होता है? अगर कोई अवशेषी अंग है, कोई क्या है? अवशेषी अंग है, वो अवशेषी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल में वो प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? प्रकट हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं? एटाविस। जैसे हमने बताया था, शरीर पे, चेहरे पे अनावश्यक बाल आ जाए, कॉकिक्स जो है पुच्छ के रूप डेवलप हो जाए, कैनाइन टीथ के रूप में आ जाए। ये उदाहरण बताया था ना, कुछ में होते हैं कैनाइन टीथ नुकीले हो जाते हैं, कुछ बच्चों में पुच्छ के रूप देखी गई है, कुछ में चेहरे पर जो बाल है ना, पूरा चेहरा ही ढक जाता है रीछ की तरह, केवल ये हिस्सा बचता है आंखों वाला। ये कह रहा अभी बचा हुआ है, नहीं बचा है ना, तो एटाविस। चलिए, तो एविडेंस ऑर्गन से है, एविडेंस कनेक्टिंग लिंक से है। किससे है? कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं बेटा? किसी इंडिविजुअल में दो ग्रुपों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएं, तब हम ऐसे जीव को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कुछ कनेक्टिंग लिंक के उदाहरण बताएंगे बच्चे? ये बच्चे जो कल नहीं आए थे, कौन कौन था? साक्षी, दोनों दोनों साक्षी हो ना, तुम साक्षी हो और तुम, हाँ, तो दोनों साक्षी नहीं आई, ये वाली तो आई थी कल, साक्षी जैन आई थी कल, आप नहीं आई, आप भी नहीं आए थे कल, वो भी नहीं आई, वो भी नहीं आई, इतने बच्चे नहीं आए, तो बनो इनकी जिम्मेदारी की वो बताए आज कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, जो नहीं आई, है ना, बताए वो क्या होते हैं कनेक्टिंग लिंक, जल्दी से। अभी इसने उदाहरण तो बता दिया, क्या बताया इसने कनेक्टिंग लिंक के बारे में? नहीं, मैंने उदाहरण नहीं पूछा, उसकी डेफिनेशन क्या बताइए आप? वो जीव जिनमें तो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक। कल भी हमने इस पे काफी उदाहरण पूछे थे आपसे, और आज फिर पूछ रहा हूं एक उदाहरण इनसे, तो बताया नहीं जा रहा एक उदाहरण। कौन? आर्क्योप्टेरिक्स इज नॉट ए कनेक्टिंग लिंक। कौन बच्चा मानता है आर्क्योप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक है? ये बच्ची मानती है, और कौन मानता है? वो भी मानता है, और कौन? ये भी मानता है। कनेक्टिंग लिंक एक होते हैं मिसिंग लिंक। यस सर, मिसिंग लिंक है। तो आर्क्योप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है या मिसिंग लिंक है? सर जी मिसिंग लिंक है। क्या अंतर है दोनों में? सर जी कनेक्टिव, सर जी कनेक्टिव लिंक अभी भी प्रेजेंट होंगे और मिसिंग लिंक, हाँ, सोचो इसमें भी दो ग्रुप के लक्षण हैं, इनमें भी दो ग्रुप के लक्षण होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मिसिंग लिंक। तो आर्क्योप्टेरिक्स इज ए मिसिंग लिंक। क्लियर? अब कनेक्टिंग लिंक कौन कौन है? रीना, प्रोटीरो स्पॉन्जिया, वेरी गुड। न्यूरोप्लेना है, नियो नियोप्लिना, हाँ, और वायरस, वायरस और बेलेनोग्लोसस और लंगफिश, वायरस, अरे वायरस हो गया भाई, पेरिपेटस, प्लेटिपस, पेरिपेटस नहीं है, नहीं है एक कैरी है ना, किसके बीच में है पेरिपेटस? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। काइनेरा, काइनेरा किस किस के बीच में है? कार्टिलेजिनस एंड बोनिफिश, है ना, कार्टिलेजिनस एंड बोनिफिश, ये कनेक्टिंग लिंक। चलिए, अब मिसिंग लिंक भी हो गया, और फॉसिल से एविडेंस। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके सभी फॉसिल्स प्राप्त हो गए हैं? हॉर्स नहीं,
देखो तो इंग्लिश को अच्छी तरह ही शोर मोड़ेगा ना, घोड़ा ही कह ले भाई, अश्व कह ले, अश्व है ना। तो उसके फॉसिल्स प्राप्त हो चुके हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? सारा तुमने ठेका ले लिया बताने, इन पे भी छोड़, इन्हें बताने दो थोड़ा बता, इधर भी बताने दो थोड़ा बता। बताओ फॉसिल्स क्या होते हैं? तू बता बेटा, क्या नाम तेरा? क्या नाम है? असद, अरसद, अकदस अकदस अकदस। अकदस बता, मैं नाम इसलिए पूछ लेता हूँ, कभी कभी मुझे उल्टे सीधे नाम याद आ जाते हैं। कोई जानता है? आ जाओ भाई, फरहान आ जाओ। हाँ बेटा, अकदस बताओ, जी सर। क्या होते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स? एविडेंस है जो पहले चीज थी अब नहीं है, जो पहले थे अब नहीं है, अब नहीं है उनके एविडेंस। उनके एविडेंस। एविडेंस से मतलब? मतलब ये क्या बॉडी से रिलेटेड कोई पार्ट मिल गया हो, बॉडी से रिलेटेड कोई भी पार्ट, उनके शरीर के अवशेष, रिमेन ऑफ देयर बॉडी, है ना, एंड रिमेन ना हो तो इम्प्रेशन आ जाए उनका, मोल्डिंग आ जाए, आ जाओ, है ना, कुछ भी आ जाए, रिमेन, जो अब अस्तित्व में नहीं है, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स फॉसिल्स, जीवाश्म। जीवाश्म। बैठो, वेरी गुड। ये सब फॉसिल्स हैं भैया, इनसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं। और किससे मिले हैं प्रमाण? हैं? बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री है। क्या मिले हैं प्रमाण बायोकेमिस्ट्री से, बताओ जरा, प्रमाण बताओ, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। भैया सभी सेल से बने हैं, जीवित है तो सेल से बने होंगे, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का एक कंपोजिशन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ हैं, है ना। तो मेरी सेल, कुत्ते की सेल, मछली की सेल, मेंढक की सेल, एमीबा की सेल, प्लेटीहेल्मिन्थेस की सेल, है सबकी सेल है, यस सर। सब अपनी सेल है सबकी, यस सर। उनका एक कंपोजिशन है, सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। अब इस बच्चे ने कहा भाग गया, वो टिकली लगा के भाग गया भाई ये फटा है थोड़े। ना। तो भैया जरा आप मत जाइयो, फोन स्विच ऑफ कर ले एक घंटे के लिए, हैं? घर से था। चलो, अब बताओ क्या बताया था तुमने, बायोकेमिस्ट्री तुम नहीं बोली थी? समाज में बोलती थी। हैं? किसने बोला? किसने बोला था? अच्छा, हाँ। अब आओ फंसो बायोकेमिस्ट्री में। तो भैया प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं, जो मेन मॉलिक्यूल्स हैं, वो 4 एटम्स हैं। यस सर। कौन कौन? CHON कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो सब में है, ये तो सब में सब है। में है। इसके अलावा चलिए और क्या दिखता है? सच बताऊं? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, उसमें यूज होने वाले एंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम, यस सर। एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है भैया? कितने बच्चों को पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? एक को पता है, दो को पता है, तीन को पता है, बाकी को ग्लाइकोलाइसिस नहीं पता क्या होता है? हैं? इसे पता है, इन्हें पता है, हाँ।
तुम्हें इतना पता होना चाहिए, कल बताया था मैंने ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, बताओ क्या हो। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है बेटा? आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है? यस सर। रेस्पिरेशन की अगर हम फिजियोलॉजी को देखें तो रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल के भीतर होने वाला रेस्पिरेशन है, उसे टू पार्ट्स में बांटा गया था। एक ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड वन इज क्रेब। तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में नहीं होता। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में? सच में बताओ ऑक्सीजन का यूज होता है या नहीं होता है? सर जी, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। नहीं होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, सर जी, है ना? एटीन के नहीं पूछे मैंने भैया, पायरुविक एसिड के पूछे हैं, तीन तो नीचे है ना? कितने बनते हैं? दो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3-3 कार्बन वाला। 6 कार्बन से 3-3 कार्बन वाले 2 बनते हैं। ठीक। एटीपी बनती है, एनएडीपी, एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई। तो भैया इसमें इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो जो मैंने जिक्र किया है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, सब में एक जैसे हैं। सब में क्या है? एंजाइमों में कोई अंतर नहीं है। ठीक। तीसरा मैंने बताया, मोस्ट में जो एक्सक्रीटा है, जो एक्सक्रीटा बनता है उनमें, उत्सर्जी पदार्थ बनता है, वो अमोनिया है। वो कौन है बेटा? अमोनिया। मोस्ट में, हम में भी अमोनिया बनता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एंड में किस में चेंज हो जाता है? यूरिया में चेंज हो जाता है। ठीक। इसके अलावा एक एंसिस्टर एंजाइम भी है, जिसे एंसिस्टर एंजाइम बोला जाता है। किसे बोलते हैं एंसिस्टर एंजाइम? ट्रिप्सिन को। किसे बोलते हैं? ट्रिप्सिन को। एंशिएंट एंसिस्टर एंजाइम ट्रिप्सिन। और कल हमने, जो कल आए थे वो तो चुप रहे, जो कल नहीं आए थे उनके साथ एक सवाल है, कल वाला। ट्रिप्सिन का नाम सुना है इन्होंने? साक्षी सुना है? कहाँ सुना है? और कौन था कल गायब? आप भी, आपने सुना ट्रिप्सिन का नाम? सुना है। ये भी गायब थी, तो तू नहीं आई थी। ट्रिप्सिन सुना है तूने? ट्रिप्सिन सुना है तूने? तूने भी सुना है? तुमने सुना है ट्रिप्सिन? क्या होता है ट्रिप्सिन? चलो मैं पूछने लगू तो देखो, एंसिस्टर एंजाइम मैंने कह दिया, इतना हिंट तो दे दिया, एंजाइम तो है ये। क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, चलो इतना मैंने बता दिया। अब आपको बताना है सिक्रीट कहां से होता है और इसका फंक्शन क्या है। 2 काम बताने हैं आप, फ्रॉम वेयर इट सिक्रीटेड एंड द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। बताएगा ये बच्चे जो कल नहीं आए थे? साक्षी बताएगी? हाँ। पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, बिल्कुल ठीक। आधा सवाल तेरा बिल्कुल सही हो गया। और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वेरी। साक्षी की बात बिल्कुल ठीक है। और ये एंजाइम सभी की सेल में है, चाहे इवन प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो, एसहेलिमिन्थेस हो, एनिलीड्स हो, आर्थ्रोपोड्स हो, मोलस्क हो, इकाइनोडर्म्स हो, वर्टिब्रेट हो, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एव हो, प्रोटोथीरिया हो, यूथीरिया हो, सब में प्रेजेंट है। इसलिए इसे एंसिस्टर एंजाइम कहते हैं। ठीक। चलिए, ये 4 चीजें आई। इसके अलावा एमाइलेज। कौन? एमाइलेज। कौन है एमाइलेज? शुगर डाइजेस्टिव एंजाइम। ये भी एक शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ग्रुप है। वैसे तो अमाइलेज एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो सामान्यतः सबके एमाइलेज भी एक जैसे हैं।
ठीक, सबके एमाइलेज भी एक जैसे हैं, चाहे वो कोई सा एमाइलेज हो। इसके अलावा दो बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। आपने देखा हमें एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी से। एटीपी टूट जाती है किसमें, एटीपी से। जब हम एनर्जी लेते हैं तो एडीपी और प्लस ए फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है ना, लेकिन ये एडीपी फिर एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए जो फॉस्फेट मुल्क मिलता है, जो फॉस्फेट रेडिकल मिलता है, वो वर्टिब्रेट्स में अलग स्टोरेज है उसकी, और इनवर्टिब्रेट में अलग स्टोरेज से मिलता है। मैंने बताया था वर्टिब्रेट में किससे मिलता है, बताओ। वर्टिब्रेट्स में सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स तो एटीपी हो गया है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, नहीं आर्जिनिन नहीं है। मैं जल्दी से ले रुक गया। हैं, कौन बोलेगा, ये बताया था मैंने कल। जय सर जी। क्रिएटिन फॉस्फेट कौन है बेटा, क्रिएटिन फॉस्फेट किसमें है, ये वर्टिब्रेट्स में है। और इनवर्टिब्रेट्स में कौन है, आर्जिनिन फॉस्फेट। आर्जिनिन फॉस्फेट। फॉस्फेट। ये बायोकेमिकल कॉम्बिनेशन है जो कि सेलों में कॉमन देखा गया है। ये कॉमन वाले हैं, अनकॉमन नहीं बताए मैंने, कौन बताए हैं, कॉमन। अनकॉमन तो फिर चेंज भाई, तो भैया इन सब चीजों का कॉमन होने का मतलब क्या है, ये एक अमीबा में भी पाया जा रहा है, ये रहा अमीबा है, और ये ही सारा कॉम्बिनेशन एक प्राइमेट्स में भी है ना? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि इवोल्यूशनरी इस क्रम में हम कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं एक दूसरे से, क्या है, लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम में वेरिएशन आ आके, चेंज आ आके, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कंडीशंस में हुआ, इवोल्यूशन हुआ। क्लियर, तो ये थे बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन सब के बाद अब हमने ये मान लिया कि इवोल्यूशन तो हो गया, बट हाउ इट इज, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, क्या चीज है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी कैसे हुआ इवोल्यूशन, इसमें बेसिकली चार थ्योरीज प्रचलित, थ्योरी ऑफ लेमा, थ्योरी ऑफ डार्विन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन एंड मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, कितनी थ्योरी फेमस है, थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में जाने। सबसे पहले आते हैं लेमार्क। कौन, लेमार्क। लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी थी, लेमार्क की पुस्तक बता सकते हो कोई बच्चा, लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी थी, हैं, किसी बच्चे को पता है, लेमार्क के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसमें उसने अपना ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल दिया था, किसी बच्चे को याद है, किसी को याद नहीं है, याद नहीं है, लेमार्क की बुक का नाम इंटर में पढ़ी है, लेमार्क की बुक इंटर में पढ़ी है, नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी,
एक किताब डार्विन ने भी लिखी है, एक किताब म्यूटेशन के सिद्धांत अच्छा म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था? म्यूटेशन थ्योरी के बारे में थोड़े बैठे हो क्या? बिल्कुल थोड़े बैठे हो। ये छोटी छोटी बातें, ये तो प्राइमरी बातें हैं जो अब तक याद होनी चाहिए आपको, मोटी मोटी बातें हैं बहुत। म्यूटेशन किसने दिया, लेमार्क ने किस क्या किया है? मेंडल ने दिया है। एक्सपेरिमेंट तो वही कर रहा था ना सर जी, अच्छा, बटन के पौधे थे। और उससे पहले बाद में कोई नहीं हुआ? डार्विन हो गया उससे पहले तो 1809 में पैदा हुआ, 1831 में उसने यात्रा की, 1826 तक वो घूमता रहा है, और 20 साल बाद उसने अपनी थ्योरी दे दी नेचुरल सिलेक्शन की। हाँ है, फिलोसफी जूलॉजिक, कौन सी पुस्तक लिखी थी उसने? फिलोसफी जूलॉजिक। लेमार्क ने एक बुक लिखी है फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है। उसमें अपनी थ्योरी थी यूज एंड अनयूज, यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स या एक्वायर्ड, हेरिडिटरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हेरिडिटरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये थ्योरी लेमार्क ने दी। लेमार्क ने कहा भाई, सबसे पहले उसने कहा क्या, एनवायरमेंट का हर एक जीव पर सीधा असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। लेमार्क क्या कह रहा है भाई? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, जी भैया जीवों के ऊपर वातावरण का सीधा असर पड़ता है। जिस प्रकार के वो एनवायरमेंट में रहता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में वैसे ही परिवर्तन होते हैं। एक उदाहरण उसने दिया कि भैया जो जल में उगने वाले पौधे हैं, जो जमीन में उगने वाले पौधे हैं, और जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे, यदि हम इनकी जड़ों में देखें तो जो पौधे बिल्कुल जल में डूबे रहते हैं उनमें जड़ें नहीं है, जो तैरते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी जड़ें हैं, जो जमीन में उगते हैं उनमें एक निश्चित औसत लंबाई की जड़ है, और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें बहुत ही लंबी। यानी जड़ का विकास हुआ वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि पानी कितना उपलब्ध है। पानी सीधा सीधा उपलब्ध है तो जड़ का काम ही खत्म है ना। पानी कुछ खींचना पड़ रहा है तो जड़ें छोटी हो गई, पानी और थोड़ी गहराई से खींचना पड़ रहा है तो जड़ें और गहराई में चली गई, और पानी बहुत ही नीचे है तो जड़ें और ही गहरी चली गई, है ना। अल्फा अल्फा बीट की जड़ें तो बहुत गहरी होती है, 140 फुट तक चली जाती है, तो 140 फुट थोड़ी तो लंबाई है नहीं। तो भैया उसने कहा कि हर एक जीव के ऊपर एनवायरमेंट का सीधा प्रभाव, क्लियर, पहला पॉइंट था ये। दूसरा उसने कहा यूज एंड अनयूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क कहता है कि जिन अंगों का यूज हम ज्यादा करते हैं वे ज्यादा विकसित होते हैं, और जिनका उपयोग नहीं करते वो धीरे 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 रिड्यूस हो जाते हैं। ये बात लेमार्क कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेमार्क ने कही अपने टाइम में, जैसी उनकी समझ थी उस टाइम पे, जैसा वातावरण था उस टाइम पे उन्होंने वो बात कही कि भैया जिन अंगों का यूज हम करते हैं वो ज्यादा विकसित, और जिनका यूज हम नहीं करते वो अविकसित रह जाते हैं। नहीं गलत, अभी सुनते रहो। ये लेमार्क कह रहे, इसमें कहीं झोल है, पूरी बात सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन पूरी बात नहीं सत्य है। तीसरी बात लेमार्क ने कही हेरिडिटरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हेरिडिटरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहले बात आती है एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है। प्रत्येक जीव अपने माँ बाप से तो लक्षण प्राप्त करता ही है जिन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो उसके माँ बाप में नहीं होते, लेकिन वो अपने जीवन काल में अपने स्वयं के विकसित कर लेता है, जिन्हें
एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा गया है। और ये एक पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। सर लेमार्क की जो ऑब्जेक्शन हुआ ना लेमार्किज्म पे, वो सबसे ज्यादा इसी बात पे हुआ, हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि यही बात सबसे गलत थी उनकी। अभी देखेंगे, जानेंगे हम जब इन पे ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे इनकी थ्योरी पे। तो हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड, अब सपोज कीजिए एक ये जंतु है, इसने अपने माँ बाप, इसके फोर फादर, इसने एक लक्षण लिया, अपने जीवन काल में विकसित कर लिया, इसकी ये टांगे भी हैं, ये गर्दन भी है, सपोज ये कोई भी जंतु है, उसने एक लक्षण लिया कि भैया कि टांग थोड़ी सी लंबी, गर्दन की थोड़ी सी लंबी। अब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया इसके लिए, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स में था नहीं। अब ये अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बन गया, ये हेरिडिटरी, क्योंकि अगली पीढ़ी में जा रहा है, और इसने भी अपनी और कैरेक्टर क्रिएट कर लिया अपना। अब ये इसके लिए एक्वायर्ड है, और उसके लिए क्या हो गया, अगली जनरेशन के लिए क्या बन गया, हेरिडिटरी। ऐसे ही पास होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो कैरेक्टर में जो जीव बहुत बाद में उत्पन्न हुआ है, वो अपने फोर फादर से बिल्कुल डिफर हो जाता है, जिसे नई स्पीसीज मान लिया जाता है। भाई स्पीसीज कैसे बनी, यही तो खेल है सारा इवोल्यूशन का। मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे आ रही है, सारे एक जैसे क्यों नहीं, अमीबाई क्यों नहीं रह गए सारे, जब चल रहा था सब कुछ ठीक था, क्यों आदमी बनाने की जरूरत पड़ गई, क्यों आदमी विकसित हो गया। तो यही तो इवोल्यूशन का मकसद है कि भैया ये स्पीसीज कैसे बन गई, इतनी सारी वैरायटी हमें जो देखने को मिलती है। तो ये लेमार्क ने कहा। अब लेमार्क के जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो किस बात का हुआ, हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जब वो सारा विरोध हो क्यों रहा था, डार्विन का भी अपने टाइम में विरोध हुआ बहुत तगड़ा, लेमार्क का भी हुआ। इसका सबसे मेन कारण था उस टाइम पे जेनेटिक्स की कोई ज्ञान नहीं, देयर इज नो नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का कोई ज्ञान उस समय लोगों को नहीं था। अब लोगों ने लेमार्क को पकड़ा, और उसमें पकड़ा सबसे ज्यादा बीजमान ने। किसने पकड़ा, बीजमान ने उनका विरोध किया। उसने कहा भाई उसने चूहे पाले, और चूहे की पूंछ काटनी शुरू कर दी। चूहे जल्दी पैदा हो जाते हैं, और कई पीढ़ियों तक वो पूंछ काटते चले गए। इवन आफ्टर कई पीढ़ियों के बाद भी कोई भी चूहा बिना पूंछ वाला उत्पन्न। अगर लेमार्क सही कह रहे हैं कि भैया जिनका यूज करते हैं वो विकसित, जिनका नहीं करते वो समाप्त, और दूसरा एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं। एक पहलवान है जो पहलवानी करके अपने जिस्म को बहुत मजबूत बना लेता है, जरूरी नहीं है कि उसका बेटा पहलवान ही पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं। इंडियन लेडीज कई सदियों से अपने नाक और कान छिदवाती आ रही, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि उनकी संतान जो लड़की पैदा हो नाक कान छिदी हुई पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। चाइनीज लेडीज अपने पैरों को छोटा रखने के लिए लोहे के जूते पहनती, और कई पीढ़ियों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी बिना ऐसी लेडी नहीं पैदा होती, ऐसी बेबी पैदा नहीं होती कि जो छोटे पैर वाली पैदा हो जाए। पुरुष सदियों से, कई सदियों से अपनी शेविंग करते आ रहे है ना, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पैदा नहीं होता जो बिना शेविंग के हो गया। ये ऑब्जेक्शन थे उसके, जो लेमार्क के ऑब्जेक्शन थे। अब हम सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं भैया, अगर हम देखें तो हम सबसे ज्यादा अपनी जबान का यूज कर रहे हैं, कितना बोलते हैं हम। तो ऐसा तो नहीं हमारी जबान खींच बहुत लंबी चलती है, ऐसा नहीं है, यह है। तो इसका मतलब लेमार्क जो है इन बातों का जवाब नहीं दे पाए, और लेमार्कवाद को अमान्य करार दे दिया गया। अब उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगा कि भाई ये जो हमारा शरीर है ना, इसके शरीर में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक वो पदार्थ है जो शरीर की संरचना में भाग लेता है, जिसे हम सोमैटिक लिक्विड कहते हैं, और एक वो है
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिसे जेनेटिक लिक्विड कहते हैं। प्रारंभिक चीज है, हालांकि अब आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं रही जो उस टाइम पे बताई। तो जो सोमैटिक है वो हमारे शरीर को केवल उसी पीढ़ी को मजबूत करता है, और जो जेनेटिक है वो ही आगे जाता है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि भैया वो परिवर्तन जो केवल सोमैटिक कायिक द्रव्य को प्रभावित करते हैं, हेरिडिटरी नहीं होते, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। केवल वही कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जो जेनेटिक पदार्थ को प्रभावित कर देते हैं। अर्थात पहलवान का बेटा पहलवान इसलिए नहीं होता क्योंकि पहलवानी करने पर उसके शरीर की कोशिकाओं के मसल्स मजबूत होते हैं, लेकिन वो उसके डीएनए को प्रभावित नहीं कर पाते, जिससे कि वो गुण अगली पीढ़ी में जा सके। इस तरह से करके उन्होंने लेमार्क का बचाव किया। क्लियर? अब उसके बाद एक और सज्जन आए, बल्कि एक सज्जन क्या, ये तो क्रांति लाए, वो थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की कहानी हम आपको सुनाते हैं। चार्ल्स डार्विन 1809 में शायद पैदा हुए थे, 1809 या 6, यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन ये सन पूछा नहीं जाता है ना। और जब वो पैदा हुए, बड़े हुए, तो उनके फादर उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें इसको पहले डॉक्टर बनना, ठीक है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, ठीक है भैया, ये लाइन है, जाओ पढ़ाई करो। तो 14 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कॉटलैंड भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, उस टाइम तक जब वो गए डॉक्टर बनने, एनास्थीसिया का विस्तार नहीं हुआ। एनास्थीसिया तो जानते हैं आप? एनास्थीसिया का मतलब है अवचेतक पदार्थ, वो पदार्थ जो ऑपरेशन करने से पहले बेहोश या सुन्न करने के लिए दिया जाता है। अब प्रॉब्लम, अब मान लिया किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, क्या होना है? और डॉक्टर छुरे छारे लिए और हाथ अपनी बाजू पर चढ़ाई खड़ा है, तैयार, तख्ता तैयार पड़ा है, तख्ता जो है तैयार पड़ा है, और पेशेंट को लाया जा रहा है। अब पेशेंट जब वो देखता है, उसके एक तरफ डॉक्टर के हाथ की तरफ है ना। जैसे कभी कभी आप के कोई हो जाए और आपको डॉक्टर के रूम में ले जाए, तो डॉक्टर कहता है लिटाओ इसे बच्चे को, है, और फिर डॉक्टर जो है कुछ कहता है ये होगा ये होगा, भले ही वो ईसीजी कर रहा हो, देखोगे कर क्या रहा है, ये कहाँ फिट करेगा मुझे ईसीजी में, है ना। तो एक बेचैनी होती है। तो डार्विन वहां पढ़ रहे हैं, तो हम देखा कि भाई अवचेतक तो है नहीं, और उसे पता चीरा लगेगा, वो रो रहा है, और 4 मस्टंडे खड़े हैं डॉक्टर के पास। उनका काम यही था, 2 हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, और उसे पेशेंट को अच्छी तरह से बांध दिया जाएगा टाइट। कोई कोई सुन्न करने की दवाई नहीं है, और चीरा फाड़ी हो रही है, और वो जो चीखना चिल्लाना चलता था, उससे डार्विन विचलित हो गए, क्या भाई मेरे बस का ये काम नहीं है। उसने अपने पिताजी को कह दिया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर उनके उसने कहा कि ठीक है भैया, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, जूलॉजी की पढ़ाई कर लो, बॉटनी की पढ़ाई कर लो, आगे देखा जाए। तो उन्होंने वो जूलॉजी और बॉटनी क्या करने लगे? पढ़ने। नेचर से उन्हें पहले से ही प्रेम, डार्विन को नेचर से पहले ही प्रेम था। तो 1831 में HMS बीगल नाम का एक जहाज विश्व की यात्रा पे निकल रहा, लंदन से पूरे विश्व की यात्रा को करता हुआ। तो उनके एक परिचित ने कहा भाई डार्विन, बहुत बढ़िया मौका है तुम्हारा, निकल लो। अब डार्विन जी भी निकल गए। अब जहाज से यात्रा है 1831 की। अब वो यात्रा ऐसे तो है नहीं कि पानी के जहाज से कि एक दिन में होनी है ना। तो 1831 से वो यात्रा शुरू हुई, और 1836 तक चली। मैंने ऐसे ही होता यात्रा। हाँ, अगर टाइटैनिक में बैठ जाता हो वो उसके बाद ही करना है। अब तो तुम कहने लगो कि आज की डेट में पैदा हो जाते डार्विन, तो ऐसा नहीं होता बेटा। जो जिस टाइम का है उसी टाइम की कंडीशन को ध्यान में रखे हुए डिसीजन लिए जाते हैं। उस टाइम के डिसीजन आज नहीं हो सकते, आज के डिसीजन उस टाइम पे नहीं हो सकते। तो वो इस जहाज में बैठ के पहुंचे, और जब यात्रा करते हुए वो एक द्वीप पर पहुंचे,
अमेरिका, गैलापैगोस। कहाँ पहुंचे? गैलापैगोस द्वीप पर पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे, वहां के जीवों की विविधता को देखकर वो चकित रह गए कि इतना छोटा द्वीप, वो 22 द्वीपों का बना हुआ एक पूरा द्वीप है गैलापैगोस, जहां पर डार्विन पहुंचे थे। और वहां के जीवों को देखकर वो दंग रह गए। वहां पर छोटे से द्वीप में जीवों में बहुत विविधता थी, वैरायटी थी। कछुए इतने बड़े थे कि उन पे बैठ के वो यात्रा कर लें। गेंट मॉन्स्टर थी, बहुत बड़ी छिपकलियां, बड़ी बड़ी छिपकली। लेकिन सबसे ज्यादा जिस जीव ने डार्विन को प्रभावित किया वो थी फिंचेस, बर्ड्स। क्या थी? बर्ड, जिन्हें बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना गया। उन फिंचेस की 14 वैरायटी वहां पर थी। कितने? 14 वैरायटी। और बेसिकली जो फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस, वो बेसिकली हर्बीवोरस थी, सीड ईटर थी। लेकिन जब वो, निश्चित रूप से वो अमेरिका से उड़ के गई है वहां पर, और जब वो आइसोलेट हुआ द्वीप, किसी भी कारण से वो फंसी वहां से, फिर वो वहां से वापस अमेरिका नहीं गई, क्योंकि झुंड में थी वो। उन्हें वहां पे खाने पीने की इतनी पेनल्टी और इतनी वैरायटी मिली कि वे वहीं पर रच बस गई। और जब डार्विन वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां कितनी वैरायटी पाई उनकी? 14। दाना खाने, पेड़ पे रह के दाना खाने वाली, जमीन का दाना चुगने वाली, पेड़ के कीड़े खाने वाली, जमीन के कीड़े खाने वाली, कैक्टस खाने वाली, यानी अलग अलग फीड हैबिट्स के कारण उनकी चोंच की आकृति भी भिन्न भिन्न थी। इसको देखकर डार्विन के मन में नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया आया। नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया किसे देख के आया? फिंचेस को। पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, डार्विन ने जब इस द्वीप को देखा तो उस द्वीप को देखकर कहा कि भैया ये तो लिविंग साइट ऑफ इवोल्यूशन है, लिविंग साइट ऑफ इवोल्यूशन है। यहाँ पे तो इवोल्यूशन पूरा बिखरा पड़ा है, लिविंग दिख रहा है। बहुत अच्छा इवोल्यूशन यहाँ पर महसूस हो रहा है। उन्होंने उन सब चीजों को, 1 महीने तक वो उस द्वीप पर रहे लगभग, और सारी की सारी चीजें उन्होंने नोट की, सब फिंचेस के चित्र बनाए। हालांकि वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं थे, उन्होंने उन्हें वैरायटी कहा, फिंचेस की क्या कहा? वैरायटी। लेकिन जब वो आए वापस लंदन, तो उन्होंने अपने मित्र को वो चित्र भेजे, तो उन्होंने कहा भैया ये वैरायटी नहीं है, ये तो स्पीसीज है। क्या है? ये स्पीसीज है। तो इट मीन्स ये तो इवोल्यूशन का जीता जागता उदाहरण। और आपने देखा फिंचेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एक घटना है एडेप्टिव रेडिएशन की, कल भी बताई थी मैंने उसके बारे में। जब एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, बहुत क्लोजली जो जीव जो है कैरेक्टर में थोड़ा चेंज करके अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, तो फिंचेस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर? इसके साथ साथ हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन भी बताए थे, एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है वो, है ना, और याद भी करने के लिए हमने दिए। अब डार्विन आए, लौटे, और सीक्रेट रूप से अपनी नेचुरल सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी को लिखना शुरू कर। ठीक, 1935 और 36 के बीच में एक साइंटिस्ट हुए हैं जो मलेशिया, थाईलैंड वगैरह के द्वीपों पे अपनी स्टडी कर रहे थे, सेम वेलेस। उन्होंने अपनी रिसर्च जो है डार्विन को भेजी। डार्विन ने उनकी रिसर्च को देखा, और रिसर्च को देखने के बाद कहा अरे यार ये तो वही रिजल्ट निकाल के बैठा है जो मैं बैठा हूं। उसके 2 मित्र भी थे डार्विन के, उन्होंने कहा भाई ऐसा है डार्विन जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, और उसमें उस टाइम की जो एक कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ लंदन, उसे उन्होंने इनवाइट किया। और उसमें उन्होंने दोनों के जो रिसर्च पेपर थे, ना तो डार्विन आए इसमें, ना वेलेस आए, लेकिन उनके जो मित्र थे उन्होंने उन दोनों के रिसर्च पेपर्स को पढ़ के सुनाया साइंटिस्टों को। और जब रिसर्च पेपर उन्होंने पढ़ के सुनाए वो, तो
वहां पर चूंकि डार्विन ने जो काम किया था, हालांकि दोनों के रिजल्ट सेम थे, लेकिन डार्विन ने जो काम किया था उसमें ज्यादा एग्जाम्पल लिए गए थे, ज्यादा डिटेल से अपनी बात को समझाया गया था। तो वहां पर जो नेचुरल सिलेक्शन का श्रेय दिया गया वो ज्यादा किसे दिया गया? डार्विन। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन और वेलेस दोनों के द्वारा दी गई इसके वाला समझ में आ गया। है। इसके वाला समझ में आ गया। हाँ, वो वाला समझ क्लियर। अब में पॉपुलर हुए डार्विन। डार्विन ने जब ये अपनी चीजें प्रकाशित की ना कि भैया हम तो एप से बहुत पास है, बंदर हमारे बहुत क्लोज है, ये रिश्तेदार है, तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया। तहलका क्यों मच गया? क्योंकि वो टाइम था जब लोग धार्मिक उन्माद में रहते थे, बाइबल पे बहुत विश्वास करते थे। उसमें तो लिखा है कि ये सारी स्पीसीज बनी हुई थी, और ये तो डार्विन बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। विरोध हुआ, डार्विन का अपमान झेलना पड़ा डार्विन को। उसके नेचुरल जो बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसे चलाया गया, जगह जगह पे उसका विरोध हुआ। लेकिन जो सत्य होता है वो अटल होता है, वो कभी नहीं बदलता। आज नहीं तो कल वो अपनी भाषा बोलता है। लेकिन आज आप जानते हैं कि डार्विन को एक उचित सम्मान नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए दिया जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में। इतने सालों के बाद आज भी बच्चे डार्विन को पढ़ते हैं, जानते हैं और मानते हैं। ठीक। तो ये तो थी उनकी थ्योरी, उनकी हिस्ट्री। डार्विन ने हम नेचुरल सिलेक्शन की हिस्ट्री क्या दिया उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कुछ बातें कही डार्विन ने अपने सिद्धांत। डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जीव में रिप्रोड्यूस करने की अनंत संभावना होती है, अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की अनंत संभावना होती है। एक जीव अपने जैसे जीव पैदा करे जाता है जिंदगी में। एक मक्खी एक बार में 150 अंडे देती है, हैं? और अगर वो सारे अंडे जीवित रहे और सबसे मक्खियां बन जाए, फिर सफलता पूर्वक प्रजनन करें, फिर उनसे और मक्खियां, फिर और मक्खियां, फिर और मक्खियां, फिर और मक्खियां, तो ऐसे ही चलता रहा तो इस संसार में तो एक दिन सारी मक्खियां ही मक्खियां हो जाएंगी। हथनी, जिसकी रिप्रोडक्टिव पावर सबसे कम है, अपने पूरे जीवन काल में केवल 6 बार बच्चे देती। कितनी बार बच्चे देती है? 6 बार बच्चे देती, 6 बार मां बनती है वो। और अगर वो सारे बच्चे जीवित रहे और सफलता पूर्वक प्रजनन करके वो भी बच्चे पैदा करते रहें, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कुछ समय में ये पूरी की पूरी पृथ्वी हाथियों से भर जाएगी। ऐसा प्रत्येक जीव के बारे में है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता। काहे नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण है लिमिटेड सोर्सेस। क्या है? लिमिटेड सोर्सेज। हर चीज के सोर्स लिमिट है, खाने के लिमिट है। आप जनसंख्या बढ़ाए जाओ लेकिन खाने के सोर्स को लिमिट है। और जब लिमिट होते हैं तो क्या होता है? स्ट्रगल। क्या होता है? संघर्ष। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा स्ट्रगल, संघर्ष। पहला था रिप्रोडक्टिव पावर, दूसरा था स्ट्रगल। स्ट्रगल कैसा है भैया? स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष। अब संघर्ष किस किस से है? संघर्ष है अपनी ही प्रजाति के लोगों से, संघर्ष है दूसरी प्रजाति के लोगों से, संघर्ष है नेचर से। तो ये स्ट्रगल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। सबसे पहला इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर जातीय संघर्ष। जब अंतर आ जाता है तो दो अलग अलग, अंतर का मतलब दो अलग है। जैसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं तो दो अलग अलग राष्ट्र, अंतर जातीय कहते हैं तो दो अलग अलग जातियां, अंतर कोशिकीय कहते हैं तो अलग अलग कोशिकाएं, अंतर आणविक कहते हैं दो अलग अलग अणु, है ना। इंटर एंड इंट्रा दो शब्द हैं इंग्लिश में। तो इंट्रा अंतर जातीय, एक जाति का दूसरे जाति के साथ क्या संघर्ष है भैया? संघर्ष है। किस किस बात के लिए संघर्ष है? खाने के लिए संघर्ष है, रहने के लिए संघर्ष। खाने के लिए और रहने के लिए। किस किस चीज के लिए संघर्ष है? खाने के लिए और फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए। घर में बिल्ली भी है, चूहा भी,
बिल्ली भी है और चूहा भी है, टॉम भी है, जेरी भी है। हालांकि कार्टून में तो कौन जीतता है को ये बात नहीं है, लेकिन वास्तव में तो बिल्ली चूहे को खा जाता है। बिल्ली चूहे को, आपकी प्यारी सी बिल्ली भी है और गली का आवारा कुत्ता भी है ना? तो कुत्ते के हाथ चढ़ गई बिल्ली तो उस दिन गई, है ना? उसके बाद अब वो कुत्ता भी है और उस बिल्ली का मालिक भी, तो फिर कुत्ता भी गया, है ना? फिर कुत्ता भी गया। कहने का अभिप्राय ये एक संघर्ष है, एक जाति दूसरी अब आप है ना? कितने अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, आपके घर में छिपे हुए मच्छर भी, और फिर आपकी हिट भी है। मच्छर आपको जीने नहीं दे रहा, आप मच्छर को जीने नहीं दे रहे। एक संघर्ष है ना? मच्छर को आपकी बॉडी चाहिए, उसे आपका ब्लड चाहिए, उसे अपने स्पोरोजोइट्स, अपने स्पोर्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट करने हैं, जिससे वो सुरक्षित रहे। क्यों कर रहा है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट? भैया बाहर पानी में भी तो दे सकता है वो अंडे, उसे कहो भाई बाहर पानी में दे ले, क्यों हमारी बॉडी क्यों चाहिए? हम अपना खून एक बोतल में निकाल के बाहर ऐसे ही रख देंगे, पी लियो तुम। लेकिन नहीं, उसे आपकी क्या चाहिए? बॉडी भी चाहिए अंदर, अपने स्पोरोजोइट सुरक्षित रहेंगे ना आपकी बॉडी के। अरे भैया आपकी बॉडी के अंदर से ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहेंगे वो ये बताओ। आपने देखा स्मगलर है, कहीं सोना वोना छिपाना हो तो क्या करता है? ऑपरेट करता है अपनी बॉडी में कहीं वहीं छिपा ले। तो मच्छर तो टेक्निक बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्पोर्स जो है आपकी बॉडी में डाल रहे हैं, है ना? ले भैया सुरक्षित रहेंगे, जब हो जाएंगे ये तो तू अपने आप बोल जाएंगे, है ना? आपके मसल्स में, आपके ब्लड में वो विकसित होते हैं, फिर एक बुखार के रूप में आप इवॉल्व होते हैं वो, है ना? और फिर इस तरह से आगे लाइफ में फिर दूसरा खून चूसता है मच्छर, तो वो वापस खींच लेता है, ले बेटा आगे, है? फिर सेकंड होस्ट में डालता है उन्हें, किसमें डालता है? सेकंड होस्ट में डालता है, कहीं सेकंड होस्ट होता है, कहीं केवल एक ही होस्ट होता है, तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलता है। एक संघर्ष है आपका चल रहा है ना मच्छरों के साथ में। आप एक हिट मारते हैं तो कई मच्छर मर जाते हैं, कुछ मच्छर बच भी जाते हैं, सारे तो नहीं मरते। देखो कोई भी वेरिएशन कभी भी पूरी समाप्त नहीं होती, बात ध्यान रखिए। आप ये कहते हैं ना कि यार आजकल के मच्छरों पे तो डीडीटी का असर ही नहीं होता, उन्होंने डीडीटी के प्रति क्या कर लिया है? अडेप्ट हो गए हैं, तो ये गलत बोलते हैं। वो डीडीटी के प्रति अडेप्ट नहीं हुए, वो तो अडेप्ट पहले से थे कुछ तो। जब आपने डीडीटी पहली बार छिड़की होगी मच्छरों के ऊपर, अगर 1000 मच्छरों का समूह है तो उस 1000 मच्छरों के समूह में से 990 मर गए होंगे, 10 तो बच गए होंगे, क्योंकि वो पहले उनके डीएनए में पहले से ही रेजिस्टेंस पावर है डीडीटी के प्रति। अब वो तो 10 बच गए तो प्रजनन तो वही 10 करेंगे, क्योंकि 990 तो मर गए। अब वो अपने जैसे ही तो रेजिस्ट मच्छर पैदा करेंगे जो ऑलरेडी डीडीटी से रेजिस्ट है, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, तो वो इवॉल्व होते चले जाएंगे। यही तो इवोल्यूशन है, यही तो इवोल्यूशन को हमें सही दिशा में समझना है कि कैसे होता है इवोल्यूशन। तो उन्होंने विकसित होते चले गए, हैं? कोरोना आया है, कुछ को लेके गया है, कुछ बच गए हैं, जो बच गए हैं वो फिर कोरोना रेजिस्ट पैदा करेंगे बच्चे, वो कोरोना रेजिस्ट होंगे, उनकी जनरेशन ऐसे ही तो बचती है। वरना मैंने कहा कोई भी वेरिएशन पूरी तरह समाप्त नहीं होती भैया, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ बायोकेमिकल लोचा है जो वो बचा हुआ है ना, वही इवॉल्व करता है उसे। तो कहने का मतलब ये है, इस संघर्ष में बहुत से जीव क्या होते हैं? मारे जाते हैं। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, अपनी ही प्रजाति के लोगों के साथ संघर्ष, अपनी ही, ये सबसे भयंकर संघर्ष होता है। अगर हम सारे संघर्ष को देखें तो सबसे ज्यादा भयंकर संघर्ष कौन सा होता है? अपनी ही प्रजाति के लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा संघर्ष 3 चीजों के लिए होता है बेटा, फूड, शेल्टर एंड मेटिंग पार्टनर, 3 के लिए संघर्ष होती है। ठीक, अब एक ही प्रजाति के हैं तो जरूरतें सबकी बराबर है, एक जैसी नहीं है। बिल्ली चूहा खा सकती है, लेकिन चूहा तो गेहूं खाएगा, तो खाने पे संघर्ष चूहे का नहीं है बिल्ली से, लेकिन बिल्ली का चूहे से। यहां तो दोनों का एक दूसरे से है भाई, उसे भी वही खाना चाहिए, उसे भी वही जगह रहने के लिए चाहिए, उसे ही वो रिसोर्सेज चाहिए, है? रसिया यूक्रेन को मार रहा है क्योंकि उसे गैस चाहिए। ये सब रिसोर्सेज लेने का ही तो खेल है सारा का सारा। एक देश दूसरे देश में जो युद्ध कर रहा है क्या है? रिसोर्सेज हड़पने का सारा खेल होता है। किसके रिसोर्सेज उस जगह पे चाइना जो है अपनी विस्तारवादी नीति फैला रहा है, तो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उसने बढ़ा ली, अब उसे ज्यादा चीजें चाहिए,
ज्यादा चीजें उसके पास तो है नहीं, तो भैया कब्जा करो मुझसे। हाँ, ये भी संघर्ष है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो हर आपकी आवश्यकताएं खाने की, रहने की, मेटिंग पार्टनर की एक जैसी हैं, तो इसमें संघर्ष होता है। और सबसे, और हमारे यहाँ तो और भी है, हिंदुस्तान में तो और उल्टे सीधे हैं। जातीय संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष है, व्यवहारिक संघर्ष है, पता नहीं कौन कौन से संघर्ष है ना। और इसमें बहुत से जीव क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इसमें बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल से। इससे सबसे ज्यादा कंट्रोल होती है पॉपुलेशन। तीसरा है नेचुरल, क्या कौन सा है, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए कोई, ये झेल रहे हो महामारी तो इसमें भी बहुत से जीव मारे गए, इसमें बहुत से जीव। तो यानी जीवों की एक निश्चित संख्या बनी रहती है। यानी रिप्रोडक्शन की इतनी अधिक पावर होते हुए भी रिसोर्सेज जो है लिमिट होने के कारण स्ट्रगल होता है। और उस स्ट्रगल में बहुत से जीव क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और कुछ जीव क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब कौन से जीव बचते हैं हमारे, कौन से मारे जाते हैं, अब ये पूछना है। ठीक है, हर पॉइंट पे हमें करना है। अब हर एक जीव एक जैसा नहीं है। हर एक जीव की संरचना दूसरे जीव से कहीं ना कहीं क्या है, भिन्न है। इवन दो सगे भाई बहन भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न नहीं। दो जुड़वा बच्चे भी अगर पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता लिए हुए पैदा होते हैं। यानी वेरिएशन हर स्तर पर है, भिन्नताएं हैं, है ना। अब ये वेरिएशन, छोटी छोटी वेरिएशन, कुछ में होती हैं कम, कुछ में ज्यादा। तो डार्विन ने इन वेरिएशंस को, तीसरे नंबर पे जो आती हैं वेरिएशंस, इन पर ज्यादा जोर दिया, छोटी छोटी भिन्नताओं के। डार्विन छोटी छोटी, और इसी पे सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ है। इसी पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, विरोध भी हुआ है डार्विन का वेरिएशंस के ऊपर। कि भैया ये छोटी छोटी भिन्नताएं जो है ना, तो नेचर में किसी भी प्राणी में दो तरह की भिन्नताएं हैं, या तो लाभदायक होंगी या हानिकारक। लाभदायक हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, हानिकारक हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। नेचर केवल उन्हें ही सेलेक्ट करेगी जो अपने आप को फिट रख पाएंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। या नेचर उन्हीं का सिलेक्शन करेगी जो अपने आप को वातावरण की कंडीशन के अनुकूल ढाले हुए होंगे, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहिए इसे, या नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन टर्म डार्विन की नहीं है, ये वेलेस की है। नेचुरल सिलेक्शन टर्म्स किसकी है, वेलेस की है, डार्विन की नहीं है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो भैया इन वेरिएशंस को डार्विन ने महत्व दिया। ऐसा नहीं है कि डार्विन के सामने म्यूटेंट नहीं थे, म्यूटेशन नहीं थे, एक शार्प वेरिएशन नहीं थी, लेकिन डार्विन ने महत्व नहीं दे रहा था, वो केवल छोटी छोटी वेरिएशन को कह रहा था। और ये वेरिएशन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। कुछ वेरिएशन उसमें थी, अगली जनरेशन आई, कुछ वेरिएशन लेके वो पैदा हुई, फिर अगली जनरेशन आई, वो सारी वेरिएशन थी, कुछ उसकी अपनी भी वेरिएशन आई, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, और कई पीढ़ियों के बाद एक बिल्कुल डिफर का जीव उत्पन्न हो गया, जिसे नई स्पीसीज मान लिया गया। ये बात डार्विन ने अपने थ्योरी में, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में कही। हालांकि हम जानते हैं आज की डेट में कि जो छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, इनका कोई महत्व नहीं। डार्विन के भी एक ही प्रॉब्लम थी, वो भी जेनेटिक्स से ज्यादा नहीं थे, जेनेटिक्स उन्हें भी नहीं आती। तो ये वेरिएशन क्यों है किसमें, उन्होंने ये तो बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ वेरिएशन, लेकिन ये वेरिएशन आ कहां से रही है, आ क्यों रही है, इसका कारण डार्विन नहीं दे पाए। कोई कोई वेरी क्यों कर रहा है भाई किसी से, अब डार्विन को पता ही नहीं, बताएगा कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था। ये तो भला हो बाद के साइंटिस्ट ने जिन्होंने जेनेटिक्स खोजा, और फिर इवोल्यूशन और जेनेटिक्स को आपस में मिलाया गया, तब जाके जेनेटिक्स का पार्ट जब इवोल्यूशन में आया, तो हम इवोल्यूशनरी थ्योरी को परफेक्शन की तरफ लेके चलने लगे। तो ये डार्विन।
क्लियर? समझ में आया? डार्विन डार्विन का विरोध हुआ, मैंने कहा वैज्ञानिक रूप से तो वैसे तो हुआ, सामाजिक रूप से तो हुआ, वैज्ञानिक रूप से विरोध हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब डार्विन की थ्योरी को रिजेक्शन की तरफ डाल दिया गया इन्हीं वेरिएशन की वजह से। हालांकि फिर न्यू डार्विनिज्म आया, है ना? जेनेटिक्स की जब खोज हो गई तो न्यू डार्विनिज्म आया, उसमें उन चीजों को सुधार लिया गया जो उस समय डार्विन जिनका जवाब नहीं। उन्होंने भी जिराफ का उदाहरण लिया। डार्विन ने कहा भैया इस पृथ्वी पर जिराफ जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां पर जमीनी घास बहुत कम होती है। जमीनी घास क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जिराफ को पेड़ों के पत्ते खाने हैं। जिराफ को क्या करने पड़ते हैं? झाड़ियों पेड़ों के पत्ते। ठीक है। अब मैंने कहा डार्विन कह रहा है ये बात, और ये बात सत्य है कि सोर्सेज लिमिट है। अब जिराफ की संख्या बढ़ रही है, सोर्सेज लिमिट है, और भी जीव है वहां। ठीक है। अब सारे जिराफ एक जैसे नहीं है, कुछ जिराफ ऐसे भी है जिनकी गर्दन क्या है? थोड़ी सी लंबी है। टांगे और गर्दन औरों से क्या है? लंबी है। तो वो वहां तक पहुंच रहे हैं। वो सामाजिक प्राणी तो नहीं आदमी की तरह कि भैया ले मैंने पेट भर लिया अब तेरा भी पेट भर दूं। वो तो अपना अपना खाएंगे, उसमें इतना दिमाग विकसित नहीं हुआ है। तो क्या होगा? जो छोटी गर्दन और छोटी पैर वाले जिराफ है वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? मर गए। केवल कौन बचे? थोड़ी सी लंबी गर्दन वाले जिराफ। तो जब वो बचे हैं तो भैया बच्चे तो वही पैदा करेंगे जो बचे हैं। उन्होंने बच्चे पैदा किए तो उनमें भी एक वेरिएशन आई कि थोड़े और लंबी गर्दन वाले हुए। तो अगली पीढ़ी में जब उनकी संख्या बढ़ी तो वो भी मर गए, छोटी पीढ़ी वाले, छोटी गर्दन वाले और छोटी, क्योंकि उसके टाइम में उनकी लंबी हो गई तो वो। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और आज की डेट में जिराफ जो है लंबी गर्दन वाले और लंबे टांगों वाले हैं। जिराफ अब तो इन्हें संरक्षित किया जाता है, अब तो संरक्षित कर रहे हैं आपको। अब तो मानव जो है सीख गया ये बात, तो संरक्षित करने लगा। इन प्रजातियों की कुछ मौज आई है, ये संरक्षित होने लगे। क्या होने लगे हैं? कंजर्व करने लगे हमने। वरना हो सकता है इनमें से भी, और ये दूर तक जाते जाते खजूर तक कहाँ पहुंचेगा? फिर तो खजूर ही बचती है ना, पत्ते खाने के लिए। तो भैया ये था डार्विन। क्लियर? बात समझ में आई डार्विन की? आपकी थ्योरी समझ में आई? एमआर की थ्योरी समझ में आई? अब एक और तीसरी थ्योरी, म्यूटेशन। किसकी? म्यूटेशन की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। लेमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलोसफी। फिलोसफी पहले फिलोसफी शब्द बोलना शुरू करो। क्या है? फिलोसफी, फिर जूलॉजी है ना, जूलॉजिक। फिलोसफी जूलॉजिक, जूलॉजी ना कह के जूलॉजिक, क्यों आएगा एंड वाई ना के क्यों आए? फिलोसफी जूलॉजिक। और डार्विन ने कौन से लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, पूरा नाम तो ये है, लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी दिया रहता है छोटा। ओपेरिन ने कौन सी लिखी थी? एआई ओपेरिन ने कौन सी बुक लिखी थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। भूल जाते हो तुम तो, कोरे हो जाते हो, पिछला लेक्चर याद ही नहीं रखते। थ्योरी दी, अरे बुक बुक में ही तो दी थी भाई, वो थ्योरी लिखेगा कहीं पे? कई दीवारों पे लिखेगा उसे। एक पूरी बुक बनाई उन्होंने, ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन, एंड फिलोसफी जूलॉजी लेमा। ठीक है, याद रखिए इन्हें। ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, ह्यूगो डी ब्रिज एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने
एक प्लांट होता है इवनिंग प्रिज्म रोज, यस सर। इवनिंग प्रिज्म रोज, और ये एंथेरा और ये एंथेरा लेमार्कियाना, क्या? उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने जो पेरेंट्स लिए थे उनके बीच में क्रॉस कराया, तो दो प्रकार के जीव आए। एक तो वो जिनमें पेरेंटल कैरेक्टर थे, और एक वेरिएशन वाले थे। फिर जो पेरेंटल कैरेक्टर वाले थे उनका भी कराया, उसमें फिर पेरेंटल केयर और कुछ वेरिएशन। इन वेरिएशन वालों का भी आपस में कराया, तो कुछ तो ऐसे ही थे जो पेरेंटल थे, लेकिन कुछ मोर वेरिएशन। और ऐसे करते करते वो कई पीढ़ियों में देखा हुआ, तो यार यहाँ तो बहुत वेरिएशन इनमें, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक चेंज। पीले फूल वाले हैं, रैंडम एक गुलाबी आ गया, लाल आ गया, रैंडम चेंज। जो रैंडम चेंज आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, उसे ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन कहा। तुमने क्या कहा, म्यूटेशन, कि भैया ये तो म्यूटेंट है, किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण इनके शरीर में म्यूटेशन आता है। और उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो रैंडम चेंज, कि ये कुछ नहीं, डार्विन क्या कह रहा है कि छोटी छोटी चेंज आके आती है, तो अगर नई स्पीसीज तो एकदम रैंडम बड़ी चेंज से होती है, म्यूटेशन से होती है, म्यूटेंट बना देते हैं नई स्पीसीज, है ना? और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, फिर म्यूटेशन हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, ऐसे नई पीढ़ियां बनती चली जाती हैं। कुछ ज्यादा ही फास्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज, क्या थे, कुछ ज्यादा ही फास्ट। ऐसा कहाँ होता है, लगातार म्यूटेशन होता रहे। फिर बाद में पकड़ा गया ये बात कि भैया उस टाइम पे हेरिडिटरी और क्रोमोसोमल थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर बाद में देखा गया भैया ठीक है, ये कह रहा है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी रहा है तो बिल्कुल बात सही, लेकिन इतना तेज कहाँ होता है, ऐसे तो स्पीसीज थोड़े थोड़े सालों में बदलती जाएगी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट एक जनरेशन में कुछ, अगली में कुछ, अगली में कुछ, अगली में कुछ, अगली में कुछ, और ऐसे तो कई सालों में कई जनरेशन बदल जाएंगी। इतनी स्पीसीज कहाँ बन सकती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो फिर बाद में ये जाना गया कि ह्यूगो डी बेरेज ने जो प्लांट लिया था, उसके प्लांट के क्रोमोसोम में ही गड़बड़ थी। यानी इस इवनिंग प्रिजरोज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफेक्टेड, क्या होते हैं, डिफेक्टेड होते हैं। तो उस आधार पे म्यूटेशन को तो एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन इतना तेजी के साथ परिवर्तन होकर नई स्पीसीज बनती है, ये एक्सेप्टेंस ह्यूगो डी बेरेज को नहीं मिली। म्यूटेशन जो है, फिर म्यूटेशन के बारे में कई बातें आई, भैया म्यूटेशन चेंज होता है, ठीक है, म्यूटेशन क्रोमोसोमल हो सकता है, जीनिक हो सकता है, क्रोमोसोम में चेंज आ जाए या जीन में चेंज आए। अब क्रोमोसोम में क्या क्या चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम के साइज में चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम की बनावट में चेंज आ सकता है। तो तीनों में से कोई भी, एन्यूप्लॉइडी, एप्लॉइडी, कुछ भी हो सकता है। और जीन में, जीन के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी संरचना में या उनके विन्यास में अंतर आ जाए, तो जीनिक चेंज। क्योंकि जीन क्या है, डीएनए, डीएनए क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल आप जानते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना, तो न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, डीएनए में चेंज आया। डीएनए में डीएनए रिफ्लेक्ट करता है किसे, जीनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है फिनोटाइप को, है ना? अगर जीनोटाइप में कोई चेंज है, अगर वो फिनोटाइप में दिखाई ना दे तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन तभी होगा जब जीनोटाइप की जो रिफ्लेक्शन है किसमें दिखाई देगा, फिनोटाइप। ऐसे ही कोई चीज फिनोटिपिक तो है लेकिन जीनोटिपिक नहीं हो रही है, तो क्या होगा बताओ। एक उल्टा मैंने बताया, सीधा तुम बताओ। मैंने क्या बताया, अगर कोई जीनोटिपिकली उसका जीन तो है लेकिन वो उसके फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए इंग्लैंड में एक मोथ थे जो गोरे रंग के, व्हाइट व्हाइट कलर के क्या थे, मोथ, ये पाए जाते थे व्हाइट कलर, बहुत सारे थे। और थोड़े से ब्लैक कलर के भी थे, थोड़े से क्या थे, ब्लैक कलर के थे। मेलानिन था इनमें, मेलेनाइज थे ये। और जब तक
आपको पता है इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। सर जब तक इंडस्ट्री नहीं थी तो इनके प्रीडेटर्स भी थे, खाने वाले भी थे, इनको खाने वाले भी थे। तो ये जो है पेड़ों के तने के ऊपर रहते थे, और पेड़ों के तने के ऊपर लगे रहते हैं लाइकेन्स जो व्हाइट कलर के थे, तो उसमें कैमोफ्लेज छिपे रहते हैं। तो इनकी जनसंख्या तो ज्यादा थी और गहरे रंग वालों की कम थी। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर्स जो है इन्हें खा सकते थे, इन्हें नहीं। तो इन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका ज्यादा मिला तो ज्यादा हो गई। लेकिन जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई, इंडस्ट्रियल लग गई, तो वहां पोल्यूशन बढ़ा। क्या बढ़ा? पोल्यूशन बढ़ा। पोल्यूशन बढ़ा तो जो लाइकेन थे, वो जो सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं वो एनवायरमेंट के, वो गहरे रंग के होने शुरू हो गए। अब जब गहरे रंग के होने शुरू हो गए, अब ये व्हाइट पकड़े जाने लगे, गहरे रंग के बच गए। तो बाद में क्या हुआ वहां पे? कैमोफ्लेज के कारण गहरे रंग के बहुत ज्यादा हो गए, व्हाइट कलर के व्हाइट कलर के रख के। तो मैं कह रहा था यहाँ पर बात, सपोज कीजिए अगर ये व्हाइट कलर के मौत थे, क्योंकि इनके पंख व्हाइट थे, ये इसका फिनोटाइप, लेकिन इनका जीन भी तो वो होगा जो इन्हें व्हाइट कलर दे रहा होगा, सर है? और जो ब्लैक कलर थे उनका फिनोटाइप और उनका जीन था। अब मान लीजिए मैं दो बातें कह, अगर सपोज कीजिए कि जो गहरे रंग के थे इनका फिनोटाइप, इनके जीनोटाइप में तो है व्हाइट, लेकिन फिनोटाइप होता है ब्लैक, तो क्या होगा इसका? जीनोटाइप तो है, फिनोटाइप नहीं है। क्या ये बच पाते हैं? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो फिनोटाइप का देखा जाता है, जीन का नहीं देखा जाता। नेचुरल सिलेक्शन में तो फिनोटाइपिकली देखी जाएगी, नेचर तो सिलेक्ट कर रही है फिनोटाइप की वजह से। तो ये इन्हें नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाती। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर सपोज कीजिए व्हाइट थे ये, इनके फिनोटाइप में व्हाइट है, लेकिन इनके जीनोटाइप में व्हाइट नहीं है, तो क्या होता? अगला मौत फिर ब्लैक हो जाता, फिर मारा जाता, है ना? अगला अगला मौत फिर क्या होता? ब्लैक होता और फिर मारा जाता। क्लियर? चलिए, तो हम वही बात कह रहे हैं, म्यूटेंट जो है, उन्होंने कहा म्यूटेशन जो है डायरेक्शनल है, ये लाभदायक होते हैं, बहुत हानिकारक भी होते हैं। अब हानिकारक क्यों है? अगर म्यूटेंट हानिकारक है, हार्मफुल है, तो लॉस करेंगे। जो लाभदायक है वही तो फायदा करेंगे, हानिकारक क्या करेंगे? और कभी कभी इतना बड़ा म्यूटेशन हो गया, वही वही जान का कारण बन गया, वही जान का कारण बन गया। एक ही फेफड़े से पैदा हो रहा है बच्चा, बच्चे का फेफड़े कितने हैं? दो। और ऐसे भी प्राणी है जिनके एक फेफड़ा है, एक गुर्दे वाला भी है, हो जाता है। एक व्यक्ति तो हमें ऐसा मिला जो चार गुर्दे वाले थे, हमारे मित्र थे वो, चार चार किडनी थी उनकी। तो भैया कम से कम कई करोड़ रुपए कमा सकता है, तीन दान कर दे, तीन भी दान करेगा तो भी एक बचेगी। हाँ? तो ये म्यूटेंट है, ये क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन की वजह से जीनिक या क्रोमोसोमल म्यूटेंट की वजह से ये होगी। अब दो फेफड़ों की बजाय एक फेफड़ा हो जाए, तो लाभदायक है हानिकारक है? तो हानिकारक हो गया भैया, एक फेफड़े से काम हो रहा है। किसी किसी का हार्ट भी दाया बाया हो जाता है, हार्ट भी क्या हो जाता है? दाया बाया हो जाता है। तो ये म्यूटेशंस है, क्या है ये? उत्परिवर्तन है। तो कुछ उत्परिवर्तन लाभदायक और कुछ उत्परिवर्तन हानिकारक हो। क्लियर? तो भैया ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन की थ्योरी को इस तरह से आगे लेके वो चले कि भैया म्यूटेशन होते हैं, एक अचानक परिवर्तन आते हैं जीव में, जिससे उसका सारा स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये हेरिडिटरी होते हैं म्यूटेशन, डायरेक्शनल होते हैं, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। स्पीसीज नहीं बनने का कारण ये म्यूटेशन ही है। हालांकि म्यूटेशन को जब हेरिडिटरी पढ़ेंगे तो और बढ़िया डिटेल में इसे अलग से ही पढ़ेंगे। म्यूटेशन के कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है म्यूटेशन का? अभी मैंने बताया कुछ कारण, तो मैंने बताए कुछ कारण, तो मैंने बताया म्यूटेशन का क्या कारण हो सकता है, बताओ किस किस में परिवर्तन आ सकता है म्यूटेशन में? है जीन में, नंबर एक क्रोमोसोम में, नंबर दो जीन में, फिर और भी घटनाएं, और भी जेनेटिकली घटनाएं हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये भी ऐसी घटनाएं हैं
जो एक म्यूटेंट एक वेरिएंट पैदा करती है, एक वेरिएंट को पैदा करती है। तो इन्हें भी हम स्टडी करेंगे, इन्हें भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? यस सर। तो भैया ये थ्योरी थी एवोल्यूशन के बारे में, ये थ्योरी थी एवोल्यूशन के बारे में। सब बच्चों को समझ में आई? यस सर। कोई विद्यार्थी ऐसा जिसे समझ में ना आई हो, बताए। आगे सबको तुम्हारी समझ में तो आ जाती है, पर याद आप लोग नहीं करते, याद करने में आप बहुत कमजोर हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है। कितने बच्चे घर पे जाके याद करते हैं? एक ये लड़की वेरी गुड, ये भी वाह, वो भी याद करती है। हाँ, जो याद करता है ना वो अगले दिन दिख जाता है रिफ्लेक्ट उसका कि वो जवाब देती है, वो बच्चा जवाब देने लगता है। जो घर से पढ़ के आ जाता है लगता है कि हाँ भाई ये जवाब दे रहा है तो इसका मतलब ये पढ़ के आया। तो ऐसे ही अच्छा अच्छा पढ़ो बच्चों। अगर आपको निट को क्रैक करना है, एक संघर्ष बताया ना इस बच्चे ने निट का है ना, एक दूसरे से संघर्ष है, एक एक नंबर का संघर्ष है कि तेरा सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन। खुद तो पैदा हो रहे से ये भाई अब बस हम पहुंच रहे हैं निकट की तरफ। इसमें एक आप पढ़ेंगे कि ये पूरी की थ्योरी जो हमने पढ़ा है, इसे नए फ्लेवर में देके कि भाई कहाँ से पृथ्वी पर एक समरी है पूरी की पूरी की आपके पास कि कहाँ से बन के कहाँ तक एविडेंस हुआ है। एक एक जेनेटिक थ्योरी भी इसमें दे दी इन्होंने, वो भी इसे भी देख लेंगे थोड़ा सा आपको, है ना। हाँ, एक थोड़ा सा इसमें बचता है, उस थ्योरी के अंदर ही आ जाता है कि किस युग में कौन कौन से प्लांट और कौन कौन से एनिमल्स जो है क्रिएट हुए। थोड़ा सा ये चित्र ही दिया है उसने तो हाँ, केवल चित्रों के द्वारा से वो समझाई है। फिर उसमें जो मेन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। असली थ्योरी क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई इसे जानेंगे हम, इसे पढ़ेंगे, तो आप अच्छा अच्छा पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू सर।